So students, today we discussing some results on uniform convergence. So first is uniform convergence and integration. So what we have given कि let alpha be monotonically increasing on closed interval AB and suppose Fn is Riemann integrable. Yes, Riemann-Stieltjes integral with respect to alpha on closed interval AB for n equal to 1, 2, 3, so and so. And suppose Fn converges to F uniformly on closed interval AB, then F is also Riemann integrable over closed interval AB with respect to alpha, and the integration of F d alpha is equal to limit n tend to infinity a to b Fn डी अल्फा. सो इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए टू बी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन डी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी दिस वे. इसका क्या मतलब है कि चाहे हम पहले इंटीग्रेशन कर लें फिर लिमिट लें, या पहले लिमिट ले लो फिर इंटीग्रेशन करो, रिजल्ट विल बी सेम. इट मीन दैट लिमिट और इंटीग्रेशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है, बट फॉर दैट हमें क्या होना चाहिए कि अपना ये जो फंक्शन है एफ जो है लिमिट पॉइंट है एफ एन का, और ये जो सीक्वेंस एफ एन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए. ठीक है, तो हमने ये पहले भी बात करी थी कि कुछ हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, तो वहां पे फंक्शन अपना इंटीग्रेबल नहीं था. एफ जो था वो इंटीग्रेबल नहीं था, डिफरेंशिएबल ही नहीं था, इंटीग्रेबल कैसे होना था. तो नाउ वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि कब कौन सी कंडीशंस होगी जब अगर ये जो फंक्शंस है एफ एन है ये सारे के सारे अगर इंटीग्रेबल हैं, तो जिस ये जो सीक्वेंस है जिस फंक्शन को ये कन्वर्ज कर रहे हैं ये इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल तभी होगा अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी. ठीक, तो अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी तो डेफिनेटली ये जो एफ है ये भी इंटीग्रेबल होगा. ठीक, और बाकी इसके साथ ये ऐड है कि अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो हम इस इंटीग्रेशन और लिमिट को हम लिमिट वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, बट ये सिंपल सी बात है कि अगर हम उसको टर्म वाइज भी इंटीग्रेट करेंगे तब भी इसका बेसिकली अगर आप इसका मतलब समझे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट ए बी एफ वन डी अल्फा प्लस ए बी डी टू एफ अल्फा प्लस सोन सो चलता जाएगा. और ये जो कॉमा लगाना चाहिए क्योंकि सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है, कॉमा लगाना चाहिए. तो ये टर्म वाइज इंटीग्रेबल है. ठीक, और जब हम इसकी देखेंगे इसको जो अप्रोच करेगा ये जिसको कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्ज किसको कर रहा है, ए टू बी एफ डी अल्फा को. ये इसका मतलब है. तो इसका प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में अगर आप देखें तो सबसे पहले इट इज sufficient to prove this for real fn
तो ये यहाँ पे हम रियल की बात कर रहे हैं, करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, दोनों का जो डिफरेंस है एफ एन और एफ एन ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का, वो ई एन ले लिया। ठीक। हमें ये गिवन है कि एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को। तो हमने दोनों का डिफरेंस, ऑब्वियस है यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। तो हमने क्या माना कि इस क्वांटिटी का जो सुप्रीमम होगा दैट इज एप्सिलॉन एन। ठीक। और सुप्रीमम किसके ऊपर, अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए। तो सुप्रीमम इज टेकन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो डेफिनेटली अपना ये जो सुप्रीमम है, तो ये क्वांटिटी जो होगी दिस विल बी एफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस mod इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर ओपन करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस एप्सिलॉन एन लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सुप्रीमम है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन। ठीक। एफ एन, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज, सो यहाँ से सॉरी, ये इसको दोबारा से इंटरप्रेट करता हूँ मैं। अगर हम ऐसे लिख दें कि एफ एन ऑफ एक्स सुप्रीमम से तो कम ही होगी ये। हाँ, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज माइनस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन एन। स्ट्रिक्टली भी लिख सकते हैं और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। फिर हम इसको माइनस एप्सिलॉन एन लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन। फिर थ्रू आउट एफ एन ऑफ एक्स ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा, एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन लेस देन इक्वल टू एफ लेस देन इक्वल टू एफ एन ऑफ प्लस एप्सिलॉन एन। तो एफ ऑफ एक्स लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो नाउ सो द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स ऑफ एफ। तो अब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल्स अगर लेना है तो डेफिनेटली इसका, इस क्वांटिटी का इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू, इंटीग्रल ले लिए दोनों तरफ, और एफ का इंटीग्रल मींस, क्योंकि हमें पता है कि लोअर इंटीग्रल जो होगा एफ का वो लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल डी अल्फा। ठीक। सो ये आपका लोअर इंटीग्रल आ गया, ये इंटीग्रल आ गया, और ये क्वांटिटी तो एज इट इज इन दोनों के ऊपर इंटीग्रल लिया ई टू बी, और साथ में लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल। अब इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो ये वाला पार्ट तो आ गया ये वाला। ठीक। अपर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी
एफ एन प्लस एप्सिलॉन एन डी अल्फा। और ये वाला पार्ट अगर हम लिखें, ये वाला पार्ट अगर हम लें, सो इट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू वी। अब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो माइनस यहाँ ये टर्म इधर रख ली, और माइनस ऑफ दिस, और साथ में इनक्वालिटी चेंज हो गई। नाउ अब हम इसको और इसको और अगर ऐड करें, इफ वी एडिंग दीज टू, तो व्हाट वी गेट अपर इंटीग्रल ए बी एफ डी अल्फा माइनस लोअर इंटीग्रल ये वाला टर्म एफ डी अल्फा, और दिस प्लस दिस, और विद नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से एफ एन कैंसिल हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन एन बचेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रल वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ए टू बी, और ये टू एप्सिलॉन एन तो बाहर आ जाएगा, डी अल्फा आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी डी अल्फा, दैट विल बी अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ओके। और डेफिनेटली लोअर इंटीग्रल जो होता है वो ऊपर से छोटा होता है, तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन एन है, दिस इज आर्बिट्रेरी, तो जैसे ही एप्सिलॉन एन जीरो को टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये जीरो बन जाएगा। तो ये क्वांटिटी जीरो और जीरो के बीच में बाउंडेड होगी। तो ऐसा कब होगा? जब दोनों ही इंटरवल जो होंगे वो सो अगर ये जीरो और जीरो के बीच में बाउंडेड, इधर भी जीरो, सो डेफिनेटली दो कोई नंबर जीरो किसी बड़ा और जीरो से छोटा वो तभी हो सकता है, वो जीरो ही होना चाहिए। सो डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सो दैट इम्प्लाइज अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। ठीक। सो एफ इज रीमन इंटीग्रल। ठीक। अब दूसरा हमने साथ में ये प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है इसका प्रूफ करना है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको देखें, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन एफ। ये कहाँ से आएगा? ये देखो, अगर आप इसको देखें यहां से, किसी क्वेश्चन इसमें देखें, अब ये तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे इसको ये ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, ये इक्वेशन वन या इक्वेशन टू से कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन ये वाला पार्ट लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ से मिलेगा इंटीग्रल ए टू बी डी अल्फा। अब देखो आप, दिस वन डी एफ एन माइनस एप्सिलॉन डी अल्फा लेस देन इक्वल टू
तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, अल्फा अल्फा एन माइनस एप्सिलॉन एन डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए वी एफ डी अल्फा। तो यहाँ पे लोअर इंटीग्रल है ना, पर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम आ गए हैं, तो सिंपल इंटीग्रल वी कैन यूज। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा और माइनस इंटीग्रल ए टू बी एप्सिलॉन एन डी अल्फा और लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दें अगर हम, तो व्हाट वी गेट इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस केवल टर्म ए टू बी एफ डी अल्फा, और इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एन इंटीग्रल ए टू बी डी अल्फा। तो ये क्वांटिटी डेफिनेटली इसके बराबर आएगी। यहाँ से हो गया इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, और ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे इस मॉड लग गया इसके ऊपर, तो एक बार ये हो गया, एक बार दूसरा पार्ट लेंगे, तो इस दोनों से कंबाइंड करके हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आनी ये है। और जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये एप्सिलॉन एन जीरो को टेंड कर जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन एन इज टेंडिंग टू जीरो, तो हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए टू बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो मैंने ये वाला पार्ट लिया स्टूडेंट, सेकंड वाला लिया ना, ये वाला यूज करा मैंने। आप ये वाला यूज कर लो, इक्वेशन वन को भी यूज करें, अगर हम इक्वेशन वन को यूज करें तो भी हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पे। ठीक, तो दोनों को कंबाइन करके हम इसको मॉड में लिख सकते हैं। तो जीरो को टेंड करके इट मीन दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सो फाइनली हम ये लिख सकते हैं, और इस एफ का मतलब क्या है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज, तो दैट इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, या यहाँ पे हम अल्फा यूज कर रहे हैं तो डी अल्फा होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो आई होप इससे ये क्लियर हो गया कि हम अगर कोई रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगा वो भी रिमन इंटीग्रेबल होगा, और साथ में जो इंटीग्रल और लिमिट है वो आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो आपने इसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होगी तो। अब ये तो हुआ सीरीज के लिए, सीक्वेंस के लिए, तो सेम अपना सीरीज के लिए भी होगा। सीक्वेंस और सीरीज में आपको पता है ये फर्क क्या है, क्योंकि पहले हमने लिया एफ एन सीक्वेंस लिया, तो सीक्वेंस में तो आपको पता है कि एक पहली टर्म फिर दूसरी टर्म, इस तरह से। और अगर ये सीरीज होगी तो सीरीज का साइन ऐसे होता है एफ एन ऑफ एक्स, उसमें तो एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एन ऑफ टू एक्स प्लस दिस। तो सीरीज अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, तो सीरीज इज कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ एक्स। और ये एफ एन सारे के सारे जो है वो रिमन स्टेल्स इंटीग्रल्स हैं, और सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है। द सीरीज कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली, कैसे कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। देन इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा। इसका मतलब भी स्टूडेंट वही हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर देखो, इस एफ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो,
तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा इंटीग्रल ए टू बी समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स डी अल्फा इज इक्वल टू समेशन वेरीज फ्रॉम एन 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ एन, एक्स लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें ना, डी अल्फा। तो आप क्या देखेंगे इसमें समेशन और इंटीग्रेशन आपस में इंटरचेंज हो जा रही है, पर ये तभी पॉसिबल है अगर अपना सीरीज जो है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक, तो इसका प्रूफ भी लग से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स द सीरीज में बी इंटीग्रेटेड टर्म बाइज टर्म। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि इसको हम अगर जैसे पहले लिख रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वन पुट करेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, फिर प्लस ए टू बी एफ टू एक्स ऑफ डी एफ डी अल्फा, नॉट एक्स लिखेंगे अल्फा लिखेंगे सिंपल, क्योंकि ये रिमन स्टेलजस इंटीग्रल है, प्लस ए टू बी एफ थ्री डी अल्फा प्लस सो ऑन सो चलता जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा के बराबर, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। तो पहले तो इंटीग्रेशन की बात हुई कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी तो हम टर्म्स को टर्म वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डिफरेंशिएशन का क्या लिंक है आपस में। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।